आज से ठीक 30 वर्ष पहले 12 नवंबर 1996 शाम लगभग 6:40 दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और हरियाणा के चरखी दादरी के बीच फैले शांत आकाश में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। जमीन पर लाखों लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन उनसे हजारों फीट ऊपर कुछ ऐसा घटने वाला था जो भारत के विमानन इतिहास को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। आने वाले कुछ मिनटों में आकाश स्वयं एक विशाल कब्रिस्तान में बदलने वाला था और सैकड़ों परिवारों की दुनिया हमेशा के लिए उजड़ने वाली थी। उसी दिन कजाकिस्तान के शिमकेंट शहर से कजाकिस्तान एयरलाइंस का एक चार्टर्ड इल्यूशन IL-76 विमान भारत की ओर रवाना हुआ था। विमान में अधिकांश यात्री छोटे व्यापारी थे जो भारत से ऊन खरीदने के लिए दिल्ली आ रहे थे। ये उनके लिए एक साधारण व्यापारिक यात्रा थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये यात्रा उनकी जिंदगी की अंतिम यात्रा बनने वाली है। दूसरी ओर उसी शाम दिल्ली से सऊदी अरेबियन एयरलाइंस की फ्लाइट 763 उड़ान भरने की तैयारी कर रही थी। इस विमान में कुल 312 लोग सवार थे, जिनमें बड़ी संख्या उन भारतीय कामगारों की थी जो अपने परिवारों का भविष्य सुधारने के लिए सऊदी अरब में काम करने जा रहे थे। कई लोगों ने अभी कुछ मिनट पहले ही अपने परिजनों को अंतिम बार गले लगाया था। शाम ढल चुकी थी और दिल्ली के एयर ट्रैफिक कंट्रोल केंद्र में अधिकारी VK दत्ता अपनी ड्यूटी पर मौजूद थे। उनके सामने लगी रडार स्क्रीन पर दर्जनों विमानों की गतिविधियां दिखाई दे रही थीं। ये एक ऐसा काम था जिसमें एक छोटी सी चूक भी सैकड़ों जिंदगियों की कीमत बन सकती थी। उस समय किसी को नहीं पता था कि अगली कुछ मिनट उनकी जीवन की सबसे भयावह क्षणों में बदलने वाले हैं। सऊदी अरेबियन एयरलाइंस की फ्लाइट 763 ने दिल्ली से उड़ान भरी और धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। कुछ ही समय बाद विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। सामान्य प्रक्रिया के अनुसार पायलट ने और ऊपर जाने की अनुमति मांगी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उसे 14,000 फीट तक चढ़ने की अनुमति दे दी। दूसरी ओर कजाकिस्तान एयरलाइंस का विमान दिल्ली की ओर उतर रहा था। VK दत्ता ने उसे 15,000 फीट की ऊंचाई पर बने रहने का निर्देश दिया ताकि दोनों विमानों के बीच कम से कम 1,000 फीट का सुरक्षित अंतर बना रहे। कागज पर सब कुछ बिल्कुल सुरक्षित दिखाई दे रहा था। एक विमान 14,000 फीट पर था और दूसरा 15,000 फीट पर। लेकिन वास्तविकता धीरे धीरे उस भयावह दिशा में बढ़ रही थी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। कुछ ही क्षण बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल की स्क्रीन पर दो बिंदु तेजी से एक दूसरे के पास आने लगे। ये दृश्य असामान्य था। अगले ही पल दोनों बिंदु एक दूसरे में मिल गए और फिर अचानक स्क्रीन से गायब हो गए। कंट्रोल रूम के भीतर कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वास्तव में हुआ क्या है। उधर दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर दूर हरियाणा के चरखी दादरी क्षेत्र के ग्रामीण अपने रोजमर्रा के कामों में लगे हुए थे। तभी अचानक आकाश में एक तेज चमक दिखाई दी। ऐसा लगा मानो रात के अंधेरे में बिजली कौंध गई हो। लेकिन अगले ही पल आसमान से आग के गोले और धातु के बड़े बड़े टुकड़े गिरने लगे। कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका विस्फोटों की आवाजों से गूंज उठा। खेतों में आग फैल गई और चारों ओर मलबा बिखर गया। दोनों विमान लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर एक दूसरे से टकरा चुके थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि सऊदी विमान का ऊपरी हिस्सा कट गया, जबकि कजाक विमान का अगला भाग बुरी तरह नष्ट हो गया। दोनों विमानों के पास बचने का कोई अवसर नहीं था। कुछ ही क्षणों में वे जलते हुए मलबे में बदलकर धरती पर आ गिरे। उस रात कुल 349 लोगों की मृत्यु हुई। कोई भी जीवित नहीं बचा। ये केवल भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास का सबसे घातक मिड एयर कोलिजन बन चुका था। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अब भी बाकी था। आखिर ऐसा हुआ कैसे? उस समय आकाश में विमानों के लिए निर्धारित मार्ग होते थे, जिन्हें एयर कॉरिडोर कहा जाता है। प्रत्येक विमान को इन्हीं रास्तों के भीतर यात्रा करनी होती है। सुरक्षा के लिए दो विमानों के बीच कम से कम 1,000 फीट की ऊंचाई का अंतर और पर्याप्त क्षैतिज दूरी बनाए रखना अनिवार्य होता है। इन सभी गतिविधियों को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर होती है। लेकिन 1990 के दशक की तकनीक आज जितनी उन्नत नहीं थी। दिल्ली हवाई अड्डे पर उस समय मुख्य रूप से प्राइमरी रडार प्रणाली का उपयोग होता था। ये रडार केवल ये बता सकता था कि कोई विमान किस दिशा और कितनी दूरी पर है। वो विमान की वास्तविक ऊंचाई नहीं बता सकता था।
ऊंचाई की जानकारी प्राप्त करने के लिए नियंत्रकों को लगातार पायलटों से रेडियो के माध्यम से संपर्क करना पड़ता था और हर सूचना को कागज पर लिखकर स्वयं गणनाएं करनी पड़ती थी। ये कार्य अत्यधिक तनावपूर्ण था। दर्जनों विमानों के बीच हर सेकंड निर्णय लेना पड़ता था और इसी वातावरण में एक ऐसी श्रृंखला शुरू हो चुकी थी जो अंततः इतिहास की सबसे बड़ी विमान दुर्घटनाओं में बदलने वाली थी। जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि जब दोनों विमानों को अलग अलग ऊंचाई पर रहने का निर्देश दिया गया था, तब वे एक ही स्तर पर कैसे पहुंच गए। दुर्घटना के बाद दोनों विमानों की ब्लैक बॉक्स बरामद किए गए। इन्हीं उपकरणों में उस रात के आखिरी क्षणों का पूरा सच छिपा हुआ था। ब्लैक बॉक्स से प्राप्त आंकड़ों ने धीरे धीरे उस रहस्य की परतें खोलनी शुरू की। जांच में यह स्पष्ट हो गया कि सऊदी अरेबियन एयरलाइंस की फ्लाइट 763 बिल्कुल निर्देशानुसार 14,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही थी। उसने एयर ट्रैफिक कंट्रोल के आदेशों का पूरी तरह पालन किया था। लेकिन दूसरी ओर कजाकिस्तान एयरलाइंस का विमान, जिसे 15,000 फीट पर बनी रहने का निर्देश दिया गया था, धीरे धीरे नीचे उतर चुका था। बिना किसी को पता चले वो भी लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया था। अब दोनों विमान एक ही आकाशीय मार्ग में लगभग आमने सामने मौजूद थे। लेकिन केवल यही एक कारण नहीं था। जांच में सामने आया कि कजाक विमान के चालक दल के कई सदस्य अंग्रेजी भाषा में पूरी तरह दक्ष नहीं थे। अंतर्राष्ट्रीय विमानन में अंग्रेजी का उपयोग होता था, लेकिन उस विमान में एक रेडियो ऑपरेटर मौजूद था जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के संदेशों को अंग्रेजी से रूसी भाषा में अनुवाद करके पायलटों तक पहुंचा रहा था। इसी प्रक्रिया के दौरान निर्देशों की समझ में त्रुटियां उत्पन्न हुई। कई महत्वपूर्ण संदेशों को सही संदर्भ में नहीं समझा जा सका। परिणाम स्वरूप चालक दल को यह विश्वास था कि वे सही ऊंचाई पर हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और थी। विशेषज्ञों ने इस दुर्घटना को समझाने के लिए एक प्रसिद्ध सिद्धांत का उल्लेख किया, जिसे स्विस चीज मॉडल कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी बड़ा हादसा सामान्यतः किसी एक गलती से नहीं होता। इसके पीछे कई छोटी छोटी कमियां होती हैं जो अलग अलग स्तरों पर मौजूद रहती हैं। जब ये सभी कमियां एक ही समय पर एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं, तभी एक विनाशकारी दुर्घटना जन्म लेती है। चरखी दादरी की इस त्रासदी में भी यही हुआ था। पहली कमी थी सीमित तकनीक, दूसरी कमी थी ऊंचाई की जानकारी ना दे पाने वाला रडार, तीसरी कमी थी भाषा की बाधा, चौथी कमी थी मानव त्रुटि और पांचवी कमी थी उस समय उपयोग में आने वाला एक ही हवाई गलियारा, जिसमें आने वाले और जाने वाले दोनों विमान एक ही मार्ग साझा करते थे। अलग अलग मौजूद ये सभी कमजोरियां उस रात एक सीध में आ गईं और परिणाम स्वरूप 349 लोगों की जान चली गई। दुर्घटना की खबर फैलते ही भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई। अलग अलग देशों के परिवार अचानक अपने प्रियजनों से हमेशा के लिए बिछड़ चुके थे। कई घरों में वो फोन कभी नहीं बजा जिसका इंतजार किया जा रहा था। कुछ बच्चे अपने पिता के लौटने की प्रतीक्षा करते रह गए, जबकि कुछ माता पिता अपने बेटों की राह देखते रह गए। हजारों किलोमीटर दूर बैठे परिवारों को ये स्वीकार करने में कई दिन लग गए कि उनके अपने लोग अब कभी वापस नहीं आएंगे। दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव दल पूरी रात काम करते रहे। खेतों में फैले मलबे, जले हुए अवशेष और चारों ओर पसरा सन्नाटा इस त्रासदी की भयावहता को बयान कर रहा था। ये केवल एक विमान दुर्घटना नहीं थी, बल्कि सैकड़ों अधूरे सपनों का अंत था। जांच पूरी होने के बाद भारत सरकार, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय और अंतर्राष्ट्रीय विमानन विशेषज्ञों ने ये तय किया कि ऐसी दुर्घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद भारतीय विमानन व्यवस्था में कई ऐतिहासिक परिवर्तन किए गए। दुर्घटना के बाद सबसे पहले हवाई मार्गों की संरचना में परिवर्तन किया गया। पहले जहां आने वाले और जाने वाले विमान कई स्थानों पर एक ही एयर कॉरिडोर का उपयोग करते थे, वहीं बाद में दोनों के लिए अलग अलग मार्ग निर्धारित किए गए। इस परिवर्तन का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि भविष्य में किसी भी परिस्थिति में दो विमान एक दूसरे के अत्यधिक निकट न पहुंच सके। लेकिन सबसे क्रांतिकारी बदलाव था TCAS अर्थात ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम का अनिवार्य उपयोग। ये एक ऐसा स्वचालित सुरक्षा तंत्र है जो विमान के भीतर ही दूसरे विमानों की स्थिति पर लगातार नजर रखता है। यदि दो विमान खतरनाक दूरी तक पहुंचने लगते हैं, तो ये प्रणाली तुरंत चेतावनी देती है और पायलटों को स्पष्ट निर्देश प्रदान करती है कि विमान को ऊपर ले जाना है या नीचे। इस प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ ये है
कि आपात स्थिति में निर्णय केवल जमीन पर बैठे नियंत्रकों पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि स्वयं विमान भी टक्कर से बचने के लिए सक्रिय हो जाता है। भारत ने इस दुर्घटना से एक और महत्वपूर्ण सबक सीखा। भाषा की गलतफहमी भी कभी-कभी तकनीकी खराबी जितनी घातक सिद्ध हो सकती है। इसी कारण भारत ने इस विषय को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के सामने गंभीरता से उठाया। धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अंग्रेजी भाषा में दक्षता को और अधिक सख्ती से लागू किया गया, ताकि पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच किसी प्रकार की गलत व्याख्या की संभावना न्यूनतम हो सके। इसके साथ साथ आधुनिक सेकेंडरी रडार और उन्नत निगरानी प्रणालियों को भी प्राथमिकता दी गई। नई तकनीकें अब केवल विमान की दिशा और दूरी ही नहीं, बल्कि उसकी वास्तविक ऊंचाई, गति और पहचान भी तुरंत प्रदर्शित करने लगी। इससे एयर ट्रैफिक कंट्रोल अधिकारियों का कार्य पहले की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित और प्रभावी बन गया। समय बीतता गया। दुर्घटना के घाव धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में दर्ज होते चले गए, लेकिन चरखी दादरी का नाम हमेशा के लिए विश्व विमानन इतिहास में अंकित हो गया। ये केवल भारत की सबसे बड़ी विमान दुर्घटनाओं में से एक नहीं थी, बल्कि वो घटना थी जिसने पूरी दुनिया को ये याद दिलाया कि आधुनिक तकनीक और कड़े नियम किसी विलासिता का नहीं, बल्कि मानव जीवन की सुरक्षा का प्रश्न है। आज जब हर दिन हजारों विमान भारतीय आकाश से होकर गुजरते हैं, तब अधिकांश यात्रियों को इस बात का एहसास भी नहीं होता कि उनकी सुरक्षा के पीछे कितने सबक, कितनी त्रासदियां और कितने खोए हुए जीवन छिपे हुए हैं। जिन प्रणालियों को आज सामान्य माना जाता है, उनमें से कई का जन्म उन्हीं हादसों की राख से हुआ है जिन्होंने कभी पूरी दुनिया को झकझोर दिया था। 12 नवंबर 1996 की वो शाम अब इतिहास बन चुकी है। चरखी दादरी के ऊपर का आकाश आज भी शांत दिखाई देता है। खेतों में फसलें उगती हैं, लोग अपने सामान्य जीवन में व्यस्त रहते हैं और समय आगे बढ़ चुका है। लेकिन उस रात आकाश में खोई हुई 349 जिंदगियों की स्मृति आज भी विमानन जगत के लिए एक मौन चेतावनी की तरह मौजूद है। क्योंकि इतिहास बार बार ये सिद्ध करता है कि सबसे विनाशकारी आपदाएं केवल एक बड़ी गलती से पैदा नहीं होती। वे तब जन्म लेती हैं जब कई छोटी छोटी चूकें एक साथ मिलकर उस बिंदु तक पहुंच जाती हैं जहां से वापसी का कोई मार्ग नहीं बचता।